नाज़रीन ग्रामी, मंगोलिया या मोगलिस्तान एशिया में वाक़ एक मुल्क है जो ना तो मुआशी तौर पर कुछ ज्यादा अहमियत का हामिल है और ना ही सियासी तौर पर कोई अहमियत रखता है। ये एक वसी और अरीज मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी इंतहाई कम है। मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान एक जमीन बंद मुल्क है। इसके शुमाल की जानिब रूस और जनूब की जानिब चीन वाक़ है। मुल्क के शुमाल और मशरकी हिस्सों में बहुत से पहाड़ हैं। जनूबी हिस्से में सहराए गोबी है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस रेगिस्तानी इलाके की तारीख बहुत दिलचस्प है। इस इलाके ने दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान समेत हलाकू खान, बरका खान, कुबलाई खान और तैमूर लुंग जैसे फातेहीन को जन्म दिया। जनूबी एशिया और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मंगोल हुक्मरानी कायम की। लेकिन हमारा आज का मौजू इनमें से कोई फातेह नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम मंगोलिया के एक शहर की बात करेंगे जो सदियों से यहाँ रहने वाले बाशिंदों में डर और खौफ फैलाता नजर आता है। खारा खोतू नामी ये शहर आखिर किस मखलूक की आमाजगाह है? क्या यहाँ कोई देव मालाई कुवत रहती है? और पूरा मंगोलिया इस शहर में कदम क्यों नहीं रखता? इस शहर से मुतल्लिक इस किस्म के पुरस्कार सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं इसे खारा खोतू कहा जाता है, जिसके खंडरात मंगोलिया में फैले सहराए गोबी के वस्त में पाए जाते हैं। खारा खोतू का मतलब है शहर स्याह यानी काला शहर, जबकि मंगोलिया के कुछ लोग इसको काला पानी भी कहते हैं। ये एक शहर ममनुआ है और मकामी बाशिंदे इस शहर से दूर रहना ही पसंद करते हैं। मंगोलिया की अवाम में इस शहर से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की बातें पाई जाती हैं। इनका कहना है कि यहाँ की मिट्टी से एक मखसूस किस्म की बू आती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की फिजाओं में मासूम बच्चों की चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोग कहते पाए गए कि उन्होंने इस इलाके में बहुत सी कटी फटी और उधड़ी लाशें भी देखी हैं। इसलिए इस शहर में स्याहों का सैर के लिए आना तो दूर की बात, लोग इस शहर के करीब आने से भी डरते हैं। सदियों पहले आसेब ज़दा और वीरान कहलाया जाने वाला ये शहर एक जीता जागता जिंदगी से भरपूर और एक पुररौनक शहर हुआ करता था। इस शहर के बाशिंदे बातहजीब और दौलतमंद थे। इसके अलावा इस शहर के साथ साथ एक दरिया भी बहता था। यहाँ की जमीन भी काफी जरखेज थी। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये शहर खंडरात में बदल गया, जो आज मंगोलिया में इबरत के नाम की मानिंद हर सू मशहूर है। प्यारे साथियों, तारीख के औराक बताते हैं कि यह शहर सन 1032 ईस्वी में बसाया गया था। इसे यहाँ बसने वाली मशहूर चीनी कौम तिंगकोत ने आबाद किया था। यह शहर दरियाए ईजन के करीब था, जबकि दुनिया के सबसे कदीम तरीन तिजारती रास्ते शाहराह रेशम से गुजरने वाले काफलों को भी यहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। शाहराह रेशम के करीब तरीन होने के बावजूद ये लोग तिजारत से वाबस्ता नहीं थे, बल्कि ये लोग यहाँ से गुजरने वाले मुख्तलिफ काफलों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात जैसा कि खाना, पानी और आराम फराम करके अपना गुजर बसर करते थे। सन 1226 में चंगेज खान ने इस शहर पर कब्जा करके इसको फतह कर लिया, जिसके बाद यह शहर तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। इस शहर की इंतजामिया और यहाँ की शान शौकत के बारे में मशहूर सयाह मार्को पोलो ने अपने एक सफरनामे में भी बात की है। उस दौर में यह शहर एड्जना कहलाता था, जिसकी दीवारें बेहद मजबूत थी। यहाँ आपको चीनी और मंगोल सकाफत का एक इम्तिजाजी रंग नजर आता है। बाद अज़ां कुबलाई खान की कायम करदा सल्तनत युआन डायनेस्टी में इस शहर को एक खास मकाम हासिल रहा। कुबलाई खान ने सन 1260 में चीन के शाही तख्त पर कब्जा करके वहां 34 साल तक हुकूमत की। इस दौरान वो एक ऐसे फातेह के नाम से मशहूर हुआ जो सकाफत का शौक भी रखता था, लेकिन इसे अपनी खानदानी साख का भी ख्याल था, जो कि बस हमले करना और लड़ना थी। दोस्तों, कुबलाई खान चंगेज खान का पोता था। वो चंगेज खान जो अमन की कोशिशों की बजाय अपने मुखालफिन की एक बड़ी तादाद को कत्ल करने के लिए बहुत मशहूर था। 13वीं सदी के अवाइल तक चंगेज खान की सल्तनत इतनी बड़ी सल्तनत बन चुकी थी कि इतनी बड़ी सल्तनत एशियाई बराआज़म ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और न ही आज तक देखी है। ताहम कुबलाई खान ने लतीफ और सोच समझकर हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान की साख बनाई, जो उनके दादा की कत्लो गारत वाली साख से कदरे मुख्तलिफ थी। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ था। चंगेज खान का इंतकाल 1227 में हुआ था और मुख्तलिफ जानशीनों के बाद इनके पोते कुबलाई खान की बारी आई
कि वो अब फतुहात के मिशन को आगे बढ़ाए। 1271 पर तख्त पर तकरीबन एक दहाई से ज्यादा अरसा काबिज रहने के बाद कुबलाई खान ने युआन खानदान की हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। गैर मामूली तौर पर उसने अपना लक़ब ग्रेट खान यानी अजीम खान ही रखा, जिससे चाहे बराए नाम ही सही लेकिन यूरेशिया नामी सल्तनत में दूसरे खानदानों पर इसका असर रसूख कायम रहा। यहाँ हम वापस आते हैं अपने असल मौजू यानी खारा खातू शहर की जानिब कि खारा खातू कैसे तबाह हुआ। ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि उस दौर में यह शहर चीन से भागे हुए मंगोलों का गढ़ बन गया था। बड़े बड़े मंगोल सरदारों ने चीन में अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद यहाँ का रुख किया और यहाँ रहकर वो एक बार फिर चीन पर हमले और इस पर हुक्मरानी के मंसूबे बनाने लगे। ये सब मालूम होने के बाद चीन में मिंग हुकूमत के बादशाह ने उस शहर को सफ़े हस्ती से मिटाने की ठान ली और 1.5 लाख पर मुश्तमिल एक भारी लश्कर इस शहर की जानिब रवाना किया। इस शहर का सिपा सालार खारा बतूर था, जो कि खुद एक मंगोल था। दोस्तों, खारा बतूर ने चीनी फौज की सख्त मज़ाहमत की और जब चीनी फौज उस शहर में दाखिल न हो सकी तो उन्होंने यहाँ से गुजरने वाले दरियाए ईजन का रुख मोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी पानी के कतरे कतरे को तरस गए। और फिर जब शहर में खुराक का एक दाना और पानी का एक कतरा भी न बचा तो यहाँ के सिपा सालार खारा बतूर ने अपने तमाम अहले खाना को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, जिसके बाद यहाँ के बासियों ने चीनी फौज के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए। चीनी, जो कि मंगोलों से सख्त नफरत करते थे, उन्होंने इस शहर के किसी एक फर्द को भी जिंदा ना छोड़ा और जानवरों तक को ज़िबा कर दिया। आप तसव्वुर करें कि आज तक ये शहर गैराबाद है और यहाँ की बाक़ियात जुल्म की वो दास्तान बयान करती हैं जो चीनी फौज ने मंगोल शहरियों पर सदियों कबल ढाए थे। खौफ का ये आलम है कि आज भी मंगोलिया के बासी इस शहर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करते और इस शहर से तरह तरह की देव मालाई कहानियां जोड़ी जाती हैं। कहा जाता है कि मंगोल कौम एक ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे, जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। उस जमाने में ज्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंग बाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक जोर आवर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते थे। चंगेज खान के लश्कर ऐसे तीरंदाजों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाने में माहिर थे, इसलिए वो इतनी तेजी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते। इस तरह मैदान जंग हजारों मील तक फैला हुआ नजर आता। चंगेज खान जंगी हिकमत अमली के एतबार से सिकंदर आजम या नेपोलियन अव्वल के बराबर था। चंगेज खान के जमाने में रहने वाले फारसी मुअर्रिख जोन्स जानी ने चंगेज खान की बसीरत के हवाले से यूं लिखा कि वो बड़ी तवानाई, इम्तियाज, जहानत और समझदारी का मालिक था। लेकिन इसके साथ साथ जोन्स जानी ने उसे खूनखार कसाई का लक़ब भी दिया, जिसे रहम हरगिज नहीं आता था। नाज़रीन मोहतरम, चंगेज खान की पसंदीदा बीवी ने 4 बेटों को जन्म दिया। तीसरे बेटे का नाम ओक्ताई था और उसी को चंगेज खान की मौत पर खाकान बनाया गया। जिन इलाकों पर उसके वालिद ने फतह हासिल की थी, ओक्ताई खान ने उनके मकामी सरदारों से खिराज वसूल किया। इसके अलावा उसने शुमाली चीन में वाक़े कुन नामी सल्तनत के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। मंगोल अपनी कामयाबी के नतीजे में जल्द ही ऐशो इशरत की जिंदगी के आदी हो गए। अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए ओक्ताई खान ने नए नए इलाकों पर हमला करने का फैसला किया। उसने यूरोप पर हमला करने के साथ साथ जनूबी चीन में वाक़े संग नामी सल्तनत पर भी हमला किया। यूरोप में तो उसने फतह हासिल कर ली, लेकिन संग सल्तनत के ज्यादातर इलाके पर वो कब्जा नहीं जमा सका और बाद अज़ां यही रियासत उसके जवाल का सबब भी बनी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।